नमस्कार। जब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी वैसी नहीं थी जैसी कि आज है। ये बहुत सारी रियासतों में, राजे रजवाड़ों में बटा हुआ था। और जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, उसी के साथ जो ब्रिटेन की पैरामाउंटेसी थी इन स्टेट्स के ऊपर वो लैप्स हो जाती है। इसका मतलब था कि अब ये स्टेट्स हैं, ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए। ये चाहें तो इंडिपेंडेंट रह सकते थे और अगर चाहते तो भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन को चुन सकते थे। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे इशू वहाँ पर बनते हैं। और पैरामाउंटेसी की बात करें तो पैरामाउंटेसी की बात वहाँ से शुरू होती है जब विदेशी कंपनियाँ भारत में आती हैं व्यापार करने के लिए। फ्रेंच कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, डिचेस की कंपनी आती है, डैनिश कंपनी आती है। फिर धीरे धीरे इन कंपनियों में एक कंपटीशन होने लगता है और उसके बाद एक दूसरे को कंपटीशन में हराने के लिए भारतीय राजाओं का सहारा लेने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि एक दूसरे राजा को भी लड़ाया जा सकता है। इसके लिए वो ईजाद की जाती है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सहायक संधि। ये सहायक संधि ही थी जिसके कारण भारत में ये देसी रियासतें बची रह गई और भारत में अंग्रेज़ों का जो बाकी जगह पर राज था वो वहाँ पर मजबूत होता है। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद ये जो सारी शक्तियाँ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, डायरेक्ट ये क्राउन के पास चले जाती हैं, अर्थात उस वक्त महारानी विक्टोरिया के पास। और वहाँ से शुरू होता है कंसेप्ट ब्रिटिश पैरामाउंटेसी का। तो अब जैसे ही ब्रिटिश की जो राजा थे उनका जब राज खत्म होता है तो कानून पास होते ही इसका मतलब था कि अब वो पैरामाउंटेसी भी लैप्स हो जाएगी। तो इस कारण से बहुत सारी स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, कोई पाकिस्तान में जाना चाहता था, कोई भारत में आना चाहता था। तो एक बहुत उलझा हुआ मसला था जिसे पटेल और वीपी नैनन के नेतृत्व में बहुत अच्छे से हैंडल किया गया और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू का भी उसमें काफ़ी योगदान रहा। तो बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिनका मसला आसानी से सुलझ गया, उन्होंने जल्दी से साइन कर दिए। कई ऐसे थे जिन्होंने थोड़ा टाइम लगाया, इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की, और कई ऐसी थी जिनका मसला आज तक उलझा हुआ है, जैसे कि कश्मीर का। तो ये वो मुद्दे हैं भारत के आधुनिक इतिहास के, आज़ादी के बाद के इतिहास के। इसके संबंध में एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं हम समकालीन इतिहास के बारे में। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रावणकोर रियासत के, जिसने सबसे पहले एक तरीके से कहा कि वो भारत से आज़ाद रहेगा। तो हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण थे कि त्रावणकोर ने कहा कि वो आज़ाद रहेगा, क्या उसके कारण जायज़ थे और किन कारणों के करके उसने भारत में विलय की स्वीकृति दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि उस वक्त वहाँ पर तत्कालीन जो सत्ता का सिस्टम था वो कैसा था। तो एक तरफ जो डी फैक्टो रूलर जिसे कहें, जिनका पूरा राज चलता था, वो थे दीवान सीपी रामस्वामी अय्यर। इनका पूरा होल्ड था पूरे राजघराने पे और पूरे राज्य पे। और जो महाराज थे उनका थोड़ा रोल कम था, उनका नाम था बलराम वर्मा। तो जो सीपी रामस्वामी अय्यर थे ये बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति थे। ये चाहते थे कि एक सत्ता बनी रहे और इनके हाथ में सत्ता रहे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी। ये दक्षिण केरला, जिसको आज कहते हैं हम, जो केरला है उसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो ये वाला पूरा हिस्सा था। इसमें तमिलनाडु का कन्याकुमारी भी था। तो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर व्यापार सदियों से हो रहा था। मुजरी से एयरपोर्ट प्राचीन समय पे बहुत इंपॉर्टेंट रहा, वो यहीं पर था। उस कारण से मध्यकाल में भी यहाँ पर व्यापार होता रहा, तो ट्रेड बहुत होता था। सीपी रामास्वामी अय्यर का कहना था कि हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, कोकोनट है और मिनरल्स भी हैं, तो हम क्यों किसी देश के साथ विलय कराएंगे, हम ट्रेड के दम पर आज़ाद रह सकते हैं। दूसरा उनका कारण था कि हम पर कभी भी न पाटलिपुत्र से डायरेक्ट कंट्रोल हुआ है, न दिल्ली से कभी कंट्रोल हुआ है। हमारे ऊपर रेड ज़रूर की गई है, हम पर हमला किया गया, हमसे पैसा वसूला गया, लेकिन कभी भी हमारे ऊपर डायरेक्ट किसी की सत्ता नहीं रही। तो हम आज़ाद रहने के लिए पूरे हकदार हैं। एक और कारण था, उनका कहना था कि पूरे एशिया में इकलौती त्रावणकोर ऐसी स्टेट है जिसने किसी यूरोपियन नेवल पावर को हराया है। 1741 के दौरान जो मार्तंड वर्मा थे उन्होंने यूस्टेचियस डी लैनोई की जो डिचिस नेवल पावर थी वहाँ पर उसको हराया। और उसको ये तस्वीर को वहाँ उनके महल में लगी हुई है जहाँ पर वो संधि करने आए हैं और झुककर सामने बैठे हैं। ये व्यक्ति भी बड़े अच्छे निकले, बाद में इन्होंने पासा पलट लिया और इसी तरफ आ गए। फिर यहाँ की जो आर्मी थी उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया, नेवल पावर को मॉडर्नाइज़ कर दिया। तो दीवान साहब का कहना था हमारे पास नेवल पावर भी है, आर्मी भी है, इतिहास भी है, ट्रेड भी है, और जो हमारी लिटरेसी रेट है वो भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। 60 लाख की हमारी आबादी है और 47% हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। आज भी केरला की ही सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है पूरे भारत में, और तब भी थी।
इतने सारे मौके थे उनके पास आज़ाद रहने के, और उस मौक़ों में एक मौके ने और बल दिया। 1908-9 में यहाँ पर खोज होती है मोनोज़ाइट सैंड की, जिसमें से निकलेगा थोरियम, और उस थोरियम वो आज भी हमारे जो 3 स्टेज न्यूक्लियर जो हमारे पावर प्लांट बनेगा जिससे हम एनर्जी बनाएंगे, 3rd स्टेज में थोरियम ही यूज़ होना है, तो हमारे लिए वो आज भी आवश्यक है। इस चीज़ का पता दीवान साहब को तभी लग गया था। तो इसकी खोज की जाती है 1908-9 में, जर्मन केमिस्ट थे C.W. सोमबर्ग, इनके द्वारा। इसके बाद तो फिर इनको लगा कि हम आज़ाद ही रहेंगे, और सबसे बड़ा जो बल मिला उसके लिए वो मिलता है जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक बम डाला जाता है। जापान सरेंडर कर देता है, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन उसी के साथ शुरू हो जाता है कोल्ड वॉर, और जिसमें कि एक तरफ ट्रूमैन और एक तरफ स्टालिन, दोनों एक तरफ अड़ के खड़े हो जाते हैं। पूरे यूरोप में आयरन कर्टन आ जाता है, और सीपी रामास्वामी अय्यर को पता लगता है कि जो ये मटेरियल है जो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज़ हो सकता है, जो एटॉमिक बम के रूप में यूज़ हो सकता है, वो तो मेरे पास है। उनको और इस बात का लगा कि मुझे तो बिल्कुल ही अब डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस वजह से उन्होंने बिल्कुल मन बना लिया। 1946 में उन्होंने कह दिया कि डेफिनेटली हम एक इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में रहेंगे, लेकिन बात आगे बढ़ती रहती है, वो ऐसे कहते रहते हैं। बात 1947 तक पहुँच जाती है। अब यहाँ पर 2 पक्ष खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष रहता है सीपी रामास्वामी अय्यर वाला कि इंडिपेंडेंट रहेंगे, और उसको सपोर्ट करने के लिए एक तो हम जाना पहचाना चेहरा जानते ही हैं, जिन्ना का। जिन्ना तो चाहते ही थे कि जितनी रियासतें हो सकें, जितने स्टेट हो सकें, सब टूट टूट के नेहरू से इधर को आ जाएं, हमसे मिल जाएं, हम संधि कर लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद रहूँगा, तुरंत इन्होंने टेलीग्राम भेजा और कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है आपका, म्यूचुअल एडवांटेज रहेगा हमारे लिए, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, आपकी बहुत अच्छी सोच है। और इसी को सुनते ही त्रावणकोर ने क्या किया, खान बहादुर अब्दुल करीम साहब को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया एनवॉय के रूप में, एम्बेसडर के रूप में पाकिस्तान में, कि अब आप हमसे वहाँ से डील करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ संधि करेंगे। तो जिन्ना की तो मानते हैं, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी भी है, एक कंट्रोवर्सी भी है कि वीर सावरकर ने भी कहा कि जो आपका फैसला है बहुत दूरगामी है, सारी हिंदू स्टेट्स को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए और बाद में देखेंगे क्या करेंगे, लेकिन अभी जो नेहरू की लीड की हुई सेकुलर स्टेट है इसमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने कश्मीर के बारे में भी कहा, ऐसा कई और स्टेट्स के बारे में कहा। तो आज एक विषय ये कंट्रोवर्सी का हो सकता है, डिस्कशन का हो सकता है, लेकिन ये फैक्चुअल बात है कि तब ऐसा हुआ। इन दोनों के अलावा जो तीसरे व्यक्ति थे, महात्मा गांधी तो थे ही। नेहरू को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बकवास चल रही है। नेहरू को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अप्रैल में कैबिनेट मीटिंग हुई, जब बैठक हो रही थी, उसमें इन्होंने कहा कि मैं त्रावणकोर के ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दूंगा, 3 महीने में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, घुटने टेक देंगे, और अगर इससे भी काम नहीं चला तो आप लोग मुझे इस बात का हक देंगे कि मैं एयर पावर उनके ऊपर यूज़ कर सकूं। तो नेहरू को बहुत अधिक गुस्सा था। उस गुस्से के कारण जो मेन था वो यही न्यूक्लियर फ्यूल वाला काम था। उससे पहले ही होमी जे भाभा और शांति स्वरूप भटनागर, इन्होंने, होमी जे भाभा ने खास करके, इन्होंने बताया था कि यूरेनियम हमारे पास थोड़ा है, मोनोज़ाइट सैंड वहाँ पर बहुत है, वो हमारे पास रहेगा तो हमारा ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, थोरियम हमें चाहिए होगा। तो इसी सब को मद्देनजर रखते हुए नेहरू ने इन दोनों को भेजा कि जाओ भाई राजा साहब से बात करो, वहाँ पर दीवान साहब से बात करो, उनको समझाओ कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। तो इससे पहले कि होमी जे भाभा और शांति स्वरूप भटनागर वहाँ पहुँचते बातचीत करने के लिए, उससे पहले ही दीवान साहब इंग्लैंड जा चुके थे, वहाँ पर वो मिल चुके थे इंग्लैंड की कंपनियों से, वहाँ पर समझौता कर लिया उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में हम 9000 टन मोनोज़ाइट सैंड आपको भेजेंगे। एक्चुअली ये पहले भी भेजी जाती थी, पहले भी अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में लेकर जा रहे थे ब्रिटेन के लोग, कंपनियां, और वो उससे केमिकल एनर्जी के द्वारा उससे लाइटनिंग के रूप में उपयोग करती थी, वो एक अलग प्रोसेस था। तो उसके बाद लेकिन जब वहाँ पर बॉम्ब के रूप में यूज़ होता है तो इसकी वैल्यू अधिक बढ़ गई, तो ये वहाँ पर संधि करके आ जाते हैं। इसी कारण से नेहरू ने इनको भेजा, तब ये दोनों आते हैं। पता नहीं, पहले तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि हम इसमें आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आज़ाद रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया रामास्वामी अय्यर के, या उनको लगा होगा कि अभी एकदम से इतनी खींचतान करना ज़रूरी नहीं है, अभी कौन सा भारत आज़ाद हो गया, क्या होगा तब देखा जाएगा, वो मान जाते हैं। और त्रावणकोर इंडिया जॉइंट कमेटी ऑन एटॉमिक एनर्जी की घोषणा होती है। इसमें 3 मेंबर त्रावणकोर स्टेट के थे, 6 भारत के रहने थे।
देखने वाली बात है कि त्रावणकोर इंडिया जॉइंट कमेटी है, इंडिया नहीं है, त्रावणकोर इंडिपेंडेंट था। आप सोचिए, आज वो केरला हमारा लगता है, अब तो उसका नाम भी बदलने का प्रस्ताव पारित हो गया है, केरलम। तो त्रावणकोर से वो केरला भी हुआ, केरलम भी हो जाएगा और हमारा लगता है, लेकिन तब वो हमारा नहीं था, अलग से उसके साथ नाम लिखा जाता था त्रावणकोर इंडिया। तो उसके बाद ये समझौता हो जाता है, फिर भी वो लगे रहते हैं। रामास्वामी अय्यर का कहना था कि मुझे तो आज़ाद ही रहना है। उन्होंने कहा क्या हो जाएगा, आप इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉटन नहीं दोगे, बॉम्बे और अहमदाबाद से ही तो आ रहा है कॉटन, मैं अमेरिका से मंगा लूँगा, इंग्लैंड को कह दूँगा कॉटन दे दो। आप मेरा सामान नहीं खरीदोगे, नारियल का तेल नहीं लोगे, रबड़ नहीं लोगे, मैं ऑस्ट्रेलिया को बेच दूँगा, मैं किसी और देश को बेच दूँगा। आप चावल नहीं भेजोगे, मैं खाने के पीछे मर जाऊँगा। नहीं, तुरंत उन्होंने संधि की सिंध के साथ, बर्मा के साथ, सियाम जो कि आज थाईलैंड है, उनके साथ संधि भी कर ली कि जब ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे खाने के लिए चावल भेजना। और सिंध तो करेगा ही, सिंध की तो कराची था भाई, कराची था, वहाँ पर जिन्ना का पूरा होल्ड था। उन्होंने कहा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपकी पूरी मदद करेंगे, आप कहोगे तो आपके लिए हम युद्ध भी कर लेंगे। और जो उन्होंने किया, कश्मीर के लिए युद्ध करते रहे और आज बुरी हालत में है, इसके लिए भी करते रहते वो। तो इस तरह से प्लानिंग थी रामास्वामी अय्यर की। फिर माउंटबेटन ने आखिर में बुलाया 21 जुलाई को, उनको कहा कि आओ बातचीत करो, आओ हमसे मिल के बैठो। तो दीवान साहब पहुँचते हैं माउंटबेटन के पास, और पहुँचते ही वहाँ पर उनका पूरा जो गुबार था अंदर से, नेहरू के प्रति, गांधी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, कम्युनिस्ट के प्रति पूरा निकल जाता है। एक्चुअली वो पहले से ही परेशान थे कम्युनिस्ट से और कांग्रेस से। आप जानते भी होंगे, पहली चुनी हुई सरकार कहीं पर कम्युनिस्ट की बनी तो वो केरला में बनी, तो वहाँ पर कम्युनिस्ट का बहुत होल्ड था। और वो बिल्कुल दीवान साहब के बिल्कुल अगेंस्ट थे। दीवान साहब वाकई में बहुत ही अनपॉपुलर टाइप के, लीडर टाइप के व्यक्ति थे, उनको कोई पसंद नहीं करता था, एक तरीके से वो तानाशाह टाइप के थे। तो कम्युनिस्ट अगेंस्ट थे, सोशलिस्ट पार्टी अगेंस्ट थी, कांग्रेस तो अगेंस्ट थी। कांग्रेस को तो वो बैन करके आए थे अपनी स्टेट में। फिर यहाँ पर उन्होंने गुस्सा निकाला तो माउंटबेटन ने बहुत देर तक सुना। उसके बाद माउंटबेटन ने कहा कि देखो भाई, वीपी मेनन, इनको बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ, मैं इनका और गुस्सा नहीं सुन पाऊँगा, मैं कुछ गुस्से में कर ना बैठूँ। ठीक है, तो अभी माउंटबेटन ही थे भाई, वाइसराय थे, तो उन्होंने कहा ले जाओ इसको। तो वीपी मेनन उनको ले गए, कमरे में बैठ के समझाया कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इस पर साइन कर दो, अभी सिर्फ आपको ये शक्तियाँ देनी है, बाकी शक्तियाँ आपके पास रहेगी। सब ऐसा है जिस तरीके से बाकी राज्यों के साथ संधि हुई। सीपी रामास्वामी अय्यर ने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है ये अपने पास रखो, टीटी के कागज़ लेके आओ, मैं भारत के साथ टीटी करूँगा, संधि करूँगा, और उससे डिसाइड होगा कि हमारे संबंध कैसे होंगे, किस तरीके से हम एक दूसरे से डील करेंगे, भाईचारे से रहेंगे कि दुश्मनी से रहेंगे। इस तरीके से करके वो वहाँ से उठ के चले आते हैं। लेकिन उनके खिलाफ जो एक अनपॉपुलर सा जो मूवमेंट थी, वहाँ पर लोग विरोध में थे, उसका उन्हें नुकसान हुआ। 25 जुलाई के आसपास किसी केरला सोशलिस्ट पार्टी के व्यक्ति ने, अननोन व्यक्ति ही कहा जाता है उसे, अननोन काम तब भी हुआ करते थे, अब वो अननोन कोई भी करा सकता है, तब भी किसी ने करवा दिया। तो उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर उनके मुंह पे भी चाकू मारा, पेट में चाकू मारा, कई सारी उनको इंजरीज कर दी। वो बीमार हो गए, इंजर्ड हो गए और हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पर एडमिट हो गए। उसके बाद उनको समझ में आया कि ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर विद्रोह हो गया हमारे आज़ाद होने के बाद तो सीधा जो नेहरू की गवर्नमेंट है वो सीधा पावर यूज़ करेगी, इतनी पावर हमारे पास है नहीं। और पाकिस्तान तो पहले ही दो हिस्सों में बटेगा, एक ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है, एक वेस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है। कहाँ उसकी कोस्ट है, कहाँ हम हैं, कहाँ पहुँचने देगा भारत। और ऐसा ना हो कि हमारा जो थोड़ी बहुत भी इज्जत मिल रही है वो लुट जाए। उन्होंने फिर राजा साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, लोग हमारे अगेंस्ट हैं, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे संधि कर दें, साइन कर दें। और 31 जुलाई 1947 को राजा ने उसके ऊपर साइन कर दी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर, और उसका विलय जो है त्रावणकोर स्टेट का भारत में हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से जो चीज़ें आज लगती हैं बहुत आसान है, वो उतनी आसान थी नहीं, क्योंकि उसके पेज जो थे बहुत पुराने थे। 1795 में जब त्रावणकोर के साथ सब्सिडियरी अलायंस होती है तो उससे पहले की स्थिति में वो आ गया था, यानी कि वो आज़ाद हो गया था। और नेहरू, कांग्रेस, ये सब चीज़ें तो बात की थी, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें पटेल का रोल बहुत अधिक रहा है, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से सारी स्टेट्स को मिलाया है। तो ये जो आपको एपिसोड था ये कैसे लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।